हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैं हाई स्कूल की जो श्रृंखला चला रहा था विज्ञान की, उसके तहत मैं अब चला रहा हूं धातु और अधातु पे जो लक्षण है, धातु और धातु को पढ़ा रहा हूं। उसमें मैंने आपको धातु और अधातुओं के गुणधर्म बता दिए हैं, धातु और धातु में मैंने अंतर भी बता दिए हैं। आज मैं लेकर चलता हूं कि धातुएं किस प्रकार आखिर बनती हैं, इनकी प्राप्ति किस तरह होती है, धातुओं का निष्कर्षण किस तरह होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। बस धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखेंगे। आइए चलते हैं धातु, पहले समझते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो देखो लिखा है धातुओं की प्राप्ति। अब धातुओं की प्राप्ति अगर देखा जाए तो हम कहेंगे धातुओं के बारे में आपको ये जानकारी पहले से होगी कि धातुएं या जितने भी धातु या बहुत से कीमती आभूषण जो भी प्राप्त होते हैं वो सभी मृदा से प्राप्त होते हैं। यानी मृदा जो होती है, जो भूमि होती है, उस भूमि की जो ऊपरी परत होती है, अगर ये हम पृथ्वी की बात कर लें तो इसकी पृथ्वी की जो ये ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत है, इसी को हम कहते हैं भूपर्पटी। और इसी भूपर्पटी में देखा जाए अनेक प्रकार की धातुएं इसमें प्राप्त होती हैं। यानी सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए, सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो धातुएं कहाँ प्राप्त होती हैं? इसी भूपर्पटी में प्राप्त होती हैं। लिखा भूपर्पटी में धातुएं मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो और साथ में हमने क्या बताया, तथा कुछ धातुएं समुद्र में घुले लवण के रूप में उपस्थित होती हैं। यानी कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो लवण के रूप में घुली रहती हैं, जो कि समुद्री जल में उपस्थित होती हैं। लेकिन अधिकतर धातुएं कहाँ होती हैं? भूपर्पटी में पाई जाती हैं, भूमि में पाई जाती हैं। मृदा में ही सब कुछ मिलना है, मृदा से ही सब कुछ प्राप्त होना है, मृदा में ही सब कुछ समाया है। तो मृदा से प्राप्त होती हैं, सबसे अधिक धातुएं मृदा से प्राप्त होती हैं। और कुछ ऐसी हैं, जैसे आप कह दीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड होता है यानी साधारण नमक, और इसमें देखो सोडियम घुला है। यानी ये सोडियम जो धातु है, सोडियम धातु जो है वो समुद्र में क्या होगी? समुद्र में प्राप्त होगी। और समुद्र में कैसे प्राप्त होगी? लवण के रूप में उपस्थित है। और ये जो सोडियम क्लोराइड लवण होता है, इसमें देखो सोडियम धातु उपस्थित है। ऐसे ही बहुत सारी धातुएं जो होती हैं वो कहाँ प्राप्त होती हैं? समुद्री जल से प्राप्त होती हैं। लेकिन अधिकतर धातुएं कहाँ से प्राप्त होंगी? मृदा से। मृदा की भूपर्पटी यानी जो पृथ्वी है, इसकी भूपर्पटी से प्राप्त होती हैं। तो आपने इतना समझ लिया कि धातुएं प्राप्त कहाँ से होती हैं। इन सबकी हमने जानकारी आपको दे दी। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह होती हैं ये धातुएं। तो अब बात कर लेते हैं प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति के प्रकार। यानी उपस्थिति के प्रकार की बात की जाए तो इसमें हमने देखो लिखा है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था। मुक्त या स्वतंत्र नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा मुक्त या संयुक्त अवस्था। मुक्त ही स्वतंत्र होता है, और संयुक्त अवस्था में यानी मुक्त और स्वतंत्र, मुक्त को ही स्वतंत्र कहेंगे, और जबकि संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो यानी हम कहेंगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति का प्रकार क्या होता है, किस तरह से पाई जाती हैं। तो हम कहेंगे, पहली बात कहेंगे मुक्त अवस्था में यानी इन फ्री स्टेज, यानी फ्री स्टेज या फ्री स्टेट के रूप में पाई जाती हैं। तो फ्री स्टेज के रूप में कैसे पाई जाती है? तो हम कहेंगे कुछ धातुएं तो आपने देखा कि प्रकृति में धातुएं मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं,
अब मुक्त अवस्था में कौन सी होती है, यानी फ्री, यानी मुफ्त में मिल जाती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो मुफ्त में मिल जाती हैं, प्रकृति में इन्हें हम मुफ्त में प्राप्त कर लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में, और अगर मिलती हैं तो इसके मिलने का रीजन क्या है, क्या कारण है जो ये मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं। तो हमने देखो लिखा है मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था इन फ्री स्टेट मतलब कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे Ag यानी चांदी, Au यानी सोना, Pt यानी प्लेटिनम, यानी सोना चांदी प्लेटिनम जो धातुएं हैं ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने का रीजन क्या है, कम क्रियाशील, यानी अधिक क्रियाशील नहीं होती, बहुत कम क्रियाशील होती हैं, और बहुत कम क्रियाशील होने के कारण ये किसी से क्रिया ही नहीं कर पाती, निष्क्रिय हैं, बिल्कुल ही निष्क्रिय है, किसी से क्रिया बहुत जल्दी नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण ये यौगिक ही नहीं बना पाती हैं, ये कोई दूसरे यौगिक के साथ संयोग ही नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, ये मुक्त अवस्था में ही खुदाई से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा KGF मूवी देखी होगी, बहुत ही बिंदास मूवी KGF। KG का मतलब होता है, KG यानी कर्नाटक में जो खान है उसमें जो गोल्ड प्राप्त होता है, तो गोल्ड का मतलब जैसे सोना, हमने अभी बताया गोल्ड यानी सोना। अब सोना क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है, हमने पहले लिख रखा, क्यों, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है, इसी ये मुक्त अवस्था में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो पाई जाती हैं। दूसरा बता रहा है कि संयुक्त अवस्था में, यानी इन कंबाइंड स्टेज। अब कंबाइंड स्टेज में क्या होगा, तो हम कहेंगे कुछ धातुएं तो आपने देखा संयुक्त अवस्था में दूसरा प्रकार क्या है, संयुक्त अवस्था में इन कंबाइंड स्टेट मतलब कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कंबाइंड रूप में पाई जाती हैं, यानी एक यौगिक बना लेती हैं। और जब यौगिक बना लेती हैं तो यौगिक बनाने से क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व विद्यमान होंगे, दो या दो से अधिक प्रकार की धातुएं विद्यमान होंगी। अब जिसके कारण क्या होती है, वो संयुक्त अवस्था हो जाएगी। संयुक्त अवस्था यानी वो यौगिक बना लेंगी। तो हमने लिखा कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। और भाई यौगिक क्यों बना रही हैं, क्योंकि ये क्रियाशील हैं। जो क्रियाशील होगा वही तो यौगिक बनाएगा, और जो क्रियाशील नहीं होगा यौगिक कहाँ से बनाएगा, तो यानी ये यौगिक बना लेती हैं। यानी क्यों, क्योंकि अधिक क्रियाशील हैं। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं जो अन्य तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, यौगिक बना लेती हैं। और यौगिक बनाती हैं अर्थात हम कह सकते हैं ये धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यानी किस में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे हमने आपको कौन सी बताई, सोडियम अभी हमने बताई थी, देखा था कैसे पाई जा रही थी, समुद्र में लवण के रूप में पाई जा रही थी। इसी प्रकार जिंक होता है, जिंक कार्बोनेट के रूप में, या कापर देखा, कापर पायराइट के रूप में। कापर बोले तो तांबा, ये कापर है, कापर को ही कहते हैं तांबा। क्या कहते हैं, तांबा, तांबा होता है। Fe यानी लोहा, लोहा को हम कहते हैं आयरन। क्या कहते हैं, आयरन यानी आयरन। इस प्रकार आप देखेंगे सोडियम, जिंक, तांबा, आयरन, ये जितनी भी धातुएं हैं ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी एक यौगिक बना लेती हैं। और यौगिक जब बना लेती हैं तो जाहिर सी बात इनको हमें उन यौगिकों से अलग करना होगा। और जब अलग करना होगा यानी हमें धातुओं का निष्कर्षण करना होगा, धातुओं का निष्कर्षण करना होगा, इसको निकालना होगा, शुद्ध धातु को प्राप्त करना होगा। तो शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम धातुकर्म कहते हैं। तो वो भी हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि आपको समझना होगा कि सबसे पहले धातुओं की उपस्थित है कहाँ। और जब धातुओं की आप उपस्थित समझ जाएंगे तो उपस्थित समझ जाएंगे, जो उपस्थित पता चल जाएगी तो जो यौगिक है या मुक्त अवस्था है, ये जो आप मृदा से प्राप्त कर रहे हैं मिट्टी के रूप में या भूप्रपट्टी से जो पृथ्वी की प्राप्त कर रहे हैं, तो इनको हम कहते क्या हैं, मुख्यतः इन्हें हम कहते क्या है। तो आइए आगे हम चलते हैं, देखेंगे खनिज यानी मिनरल्स, यानी ये जो समस्त धातुएं आपको पाई जा रही हैं या धातुएं पाई जा रही हैं या कुछ भी मृदा से प्राप्त किया जा रहा है उनको हम खनिज कहते हैं। तो यानी हमें सबसे पहले आपका समझना होगा खनिज, और अगर खनिज को समझ डाला तो सारी चीजें समझ में
में आ जाएंगे। आइए चलते हैं खनिज। तो हम कहेंगे तो यहाँ से देखो खनिज की परिभाषा बहुत ही बेहतरीन आप लोग याद करते हैं। हम याद करने के पक्ष में नहीं, आपको क्या करना, समझाना। हम आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप परिभाषा स्वयं बनाना सीखें। बस हम आपको ये बता देते हैं कि किस तरह परिभाषा, ये परिभाषा बड़ी भी हो सकती है, ये परिभाषा छोटी भी हो सकती है। अगर छोटी हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे मृदा में जो भी यौगिक पाए जाते हैं उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। देखो हो गया खनिज। या और बड़ी परिभाषा लिखना चाहे तो बड़ी, मतलब जब हम आप बेसिक तरीके से आप समझ जाएंगे, जब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहने वाली नहीं है। तो आइए चलते देखिए खनिज। खनिज को हम कहते हैं मिनरल्स, यानी पृथ्वी की भूपर्पटी में मुक्त या संयुक्त अवस्था में। हमने आपको बताया अभी ऊपर बताया है या तो धातु मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी या तो यौगिक के रूप में। वही हमने देखो बताया संयुक्त अवस्था में कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक या पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब कह रहा भूपर्पटी में मुक्त या संयुक्त अवस्था में कुछ कार्बनिक होंगे या अकार्बनिक, यानी जिस कुछ में कार्बन उपस्थित हो सकता है। अगर कार्बन उपस्थित होगा तो हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक है, और अगर कार्बन नहीं उपस्थित होगा तो हम कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। तो यानी अकार्बनिक यौगिक यानी पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, यानी खनिज पाए जाते हैं। यानी जो मृदा से जो भी प्राप्त होता है वो सब खनिज होता है। और चूंकि हम यहाँ धातुओं की बात कर रहे हैं तो अगर हम कार्बनिक हटाना चाहें तो बेहतर है, क्योंकि कार्बनिक हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हालांकि कार्बन के रूप में भी उपस्थित होंगी, कुछ ऐसे भी यौगिक होंगे जैसे हमने आपको बताया कोयला, तो कोयला तो कार्बन के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन या कार्बन के रूप में उपस्थित होंगी, उन्हीं को हम खनिज कहेंगे। अब खनिज की बात करेंगे तो जैसे देखा जाए तो हम कहेंगे पत्थर। भाई आप जमीन से खुदाई करिए तो उसमें पत्थरी चट्टानें प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार देखा जाए रेत भी प्राप्त होती है, बालू, कापर पायराइड प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होती है। इसी प्रकार मैग्नेटाइट, क्वार्टज आदि, यानी विभिन्न प्रकार के जो है कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों आपने क्या समझा कि जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने समझा कि जो धातुएं या अधातुएं या यौगिक मृदा से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और ये खनिज क्या होंगे, या तो मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे, मतलब उसमें सिंगल धातु होगी या धातु होगी, और या तो पाए जाएंगे यौगिक के रूप में, कंबाइंड के रूप में, यानी दोनों तरीके से पाएंगे। तो चाहे जिस रूप में पाए जाएं उसी को हम कहेंगे खनिज, उसी को हम कहेंगे खनिज। तो यहाँ से आपने आज क्या समझा, आपने क्या समझा, यहाँ से आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भी रिस्पांस हो सके। तो आइए चलते हैं। देखा है धातु की प्राप्ति हमने आपको बताई कहाँ से, मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातु कितने प्रकार से पाई जाएंगी, तो हम कहेंगे मुक्त अवस्था यानी इन फ्री स्टेज, एंड संयुक्त यानी इन कंबाइंड स्टेज में पाई जाएंगी। दूसरा हमने बताया, अगला टॉपिक हमने बताया खनिज। खनिज यानी मिनरल्स, यानी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी यानी धरती जो होती है, मृदा जो होती है, उसमें खुदाई करके जो प्राप्त होता है, खुदाई करके जो भी मृदा से प्राप्त हो जाए वो खनिज है। खुदाई करके मृदा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वो सब खनिज है। और ये सारे कार्बनिक या अकार्बनिक के रूप में यौगिक पाए जाएंगे, और मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। और या अकार्बनिक होंगे या हम कह सकते हैं कार्बनिक। किस रूप में होंगे, कार्बनिक, ठीक है। या हम कहेंगे कार्बनिक या कार्बनिक यौगिक या पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं को हम खनिज कहते हैं, इन्हीं को हम खनिज कहते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं जो खनिज होते हैं, और हमें यहाँ इस चैप्टर में पता करनी है धातु कैसे मिलेगी। अब धातु को प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, और मतलब ये आपके जो खनिज हो गए हैं। अब हम बात करेंगे अयस्क की, यानी अयस्क क्या होता है, अयस्क को बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए, तो जब आप लोगों ने खनिज को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो खनिज के बाद अब बारी आती है अयस्क की। अब अयस्क क्या होता है, और्स क्या होता है, आइए चलते हैं। अयस्क को हम कहते हैं और्स, मतलब अयस्क है क्या। तो पहले आपको ये समझना होगा कि हमने अभी आपको बताया कि धातु, अधातु या कोई भी अन्य पदार्थ हो, वो हमने बताया था पेट्रोलियम हो, सोना हो, चांदी हो, या पत्थर हो, कोयला हो, सभी चीज़ें मृदा से ही प्राप्त होती हैं। और मृदा से जो प्राप्त होती हैं तो हमने एक बताया मुक्त अवस्था में, एक हमने बताया
कंबाइंड यानी संयुक्त अवस्था में यानी यौगिक के रूप में। मुक्त अवस्था में जो मिलती हैं यानी फ्री मिल जाती हैं। फ्री वाले को तो हम ले लेंगे, फ्री में मिल रहा है ले लो, फ्री में मिल रहा है ले लेना चाहिए, ले लिया हमने फ्री में। लेकिन जो यौगिक के रूप में है उससे हमें धातु का निकालना होगा। तो यौगिक के रूप में जो पाई जाती हैं तो उसमें अधातु भी होगी और धातु भी होगी। तो बात ये आती है हम धातु किससे निकालते हैं, तो धातु हम निकालते हैं अयस्क से, यानी हमें सबसे पहले अयस्क को समझना होगा। आइए चलते अयस्क को समझते हैं। तो हम कहेंगे तो आइए हम अयस्क को समझते हैं। अयस्क को हमने क्या कहा, और मतलब हम कहेंगे जिन खनिजों से, खनिज को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया जो मृदा से प्राप्त होते हैं, मृदा से मुक्त या यौगिक के रूप में जो प्राप्त होते हैं वो खनिज होते हैं। लेकिन जिन खनिजों से, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन परिभाषा, लेकिन बस आपको थोड़ा समझना होगा। परिभाषा कोई कठिन नहीं है, परिभाषा कठिन नहीं, परिभाषा आप स्वयं बनाना सीखेंगे, स्वयं बनाना सीखेंगे। और हम सारे टॉपिक्स को विधिवत आपको बताएंगे इसी तरह, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन बस आपको धैर्यपूर्वक पैसेज बनाकर लास्ट तक देखना होगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं खनिजों से धातु का निष्कर्षण, यानी जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण, यानी हम धातु को निकालना चाहते हैं, यानी जिन खनिजों से धातु प्राप्त होगी, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होगी उन्हें हम अयस्क कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा हो गई। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। लेकिन और आप लेवल की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम कहेंगे जिन खनिजों से धातु सुगमतापूर्वक, मतलब बहुत ही सरलता से, आसानी से मिल जाए, अधिक लागत ना लगे, मतलब कम लागत में प्राप्त हो जाए, समय भी अधिक ना लगे, और बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो। कैसी प्राप्त हो, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क खनिज के अयस्क होने की संभावना क्या है, अयस्क होने की संभावना यह है कि वो खनिज से धातु मिलनी चाहिए, कम लागत में मिलनी चाहिए, सरलता से प्राप्त होनी चाहिए, और अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होनी चाहिए। ये अगर पॉइंट हमें मिल रहे हैं तो हम कहेंगे अयस्क है। यानी हम यहाँ से क्या समझे, खनिज में अगर धातु उपस्थित है तो वो अयस्क नहीं है। अयस्क होने के लिए धातु से क्या होना चाहिए, धातु, उस खनिज से धातु अधिक मात्रा में निकले, कम लागत में निकले, और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा कम लागत आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे अयस्क कहेंगे। तो देखो क्या लिखा, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण यानी धातु का निकालना सुगमता पूर्वक, कम लागत कम समय में, अधिक मात्रा में, यानी कम लागत कम समय अधिक मात्रा में होता है। यानी धातु का निष्कर्षण, यानी जो धातु है वो कैसे प्राप्त हो, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अधिक मात्रा में होती है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क होने के लिए क्या होनी चाहिए, चार बातें। सुगमता पूर्वक बोले तो सरलता से प्राप्त हो जाए, सरलता से धातु मिल जाए, कम लागत लगे, कम समय लगे, अधिक मात्रा में प्राप्त हो। कितनी हो, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, मतलब कितनी प्राप्त हो, अधिक मात्रा में, उसे अयस्क कहते हैं। और सभी अयस्क खनिज होते हैं। भाई आप देखो, पहले ये क्या था, खनिज था, लेकिन जिस खनिज में क्या है, धातु है, क्या नाम दे देंगे, अयस्क नाम दे देंगे। हमने क्या कहा, जिन खनिज में धातु होती है वैसे अयस्क कहते हैं। तो आप देखिए जितने भी अयस्क हैं वो किससे बने हैं, खनिज से। तो हम कहेंगे सभी अयस्क क्या हैं, खनिज हैं। सभी अयस्क पहले क्या थे, खनिज थे। सभी अयस्क पहले क्या थे, खनिज थे। जैसे सभी बहुएं क्या थी, पहले
सभी जो सास थी पहले क्या थी, बहु थी, यानी सभी सास जो आज हैं वो क्या पहले थी, बहु, यानी सभी अयस्क क्या थे पहले, खनिज थे। तो वही तो हमने कहा सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। भैया जिसमें धातु नहीं है, जिन खनिजों में धातु नहीं है, जिन खनिजों में धातु क्या है, नहीं है, जिन खनिजों में धातु नहीं है वो क्या अयस्क है, नहीं है। भाई धातु ही नहीं प्राप्त होगी, धातु तो अयस्क से प्राप्त होगी, और जिसमें धातु ही नहीं है तो बताओ वो अयस्क होगा, नहीं होगा, तो यानी वो अयस्क नहीं होता। तो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि अयस्क जो होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं। एक तो हमने बताया धातुएं मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं, और मुक्त अवस्था में हमने कौन बताई थी, अभी मुक्त अवस्था में हमने धातुएं कौन बताई थी, तो हमने कहा था भैया Ag यानी चांदी, Au मतलब सोना, और इसके अलावा हमने बताया था प्लेटिनम। तो ऐसी ये धातुएं जो हैं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये मुक्त। लेकिन अब यौगिक के रूप में कौन कौन पाई जाएंगी, तो यौगिक के रूप में अयस्क 3 प्रकार से 4 प्रकार से पाया जाएगा। नंबर 1 हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क यानी ऑक्साइड ऑर्स। तो ऑक्साइड में कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा बॉक्साइड, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अब देखो यहाँ पर इसमें एल्युमिनियम उपस्थित है, यानी इतना यौगिक है उनमें से हमें सिर्फ एल्युमिनियम प्राप्त होगी, तो इसीलिए तो हमने कहा ये कंबाइंड रूप में पाया जाता है, यौगिक के रूप में पाया जाता है, तो यानी एल्युमिनियम आपको प्राप्त हो जाएगी बॉक्साइड से। इसी प्रकार कोरंडम भी होता है, उससे भी एल्युमिनियम प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमने इसे ऑक्साइड क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड बना है, इसीलिए हम कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर क्यूप्राइड है यानी कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, कॉपर मिल जाएगा। इसी प्रकार हेमेटाइड, इसमें भी देखो आयरन ऑक्साइड यानी इसमें भी ओ उपस्थित है। जिंकाइड मतलब जिंक ऑक्साइड, इसमें भी देखो उपस्थित है। यानी जो ऑक्साइड के रूप में अयस्क पाए जाएंगे उसी को हम कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। तो बॉक्साइड, कोरंडम, क्यूप्राइड, हेमेटाइड, जिंकाइड, ऐसे बहुत सारे अयस्क हैं जो ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से कि ऑक्साइड अयस्क किसे कहते हैं। दूसरा हम चलते हैं कार्बोनेट अयस्क। अब कार्बोनेट का आपको जानते होंगे CO3 होता है, जिसमें CO3 लगा होगा वो कार्बोनेट होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा कार्बोनेट। और कैलेमाइन मतलब देखो लिखा है जिंक कार्बोनेट, देखो CO3 मिल गया, यानी कैलेमाइन क्या है, जिंक का अयस्क है। लाइमस्टोन ये भैया कैल्शियम का है, लाइमस्टोन किसका है, कैल्शियम का अयस्क है, यानी ये भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 इसमें भी मिल गया। लेड कार्बोनेट देखो PbCO3 यानी लेड कार्बोनेट, इसमें भी आपको CO3 मिल गया। तो यानी जिसमें CO3 उपस्थित होगा वो सारे कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, कार्बोनेट अयस्क। तीसरा हम चलेंगे सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क की अगर बात की जाए तो कॉपर पायराइड CuFeS2, इसमें भी देखा जाए कॉपर मिल जाएगा और आयरन। कॉपर और आयरन दोनों धातुएं हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, कॉपर पायराइड से, लेकिन मुख्यतः जो है कॉपर इससे प्राप्त की जाती है क्योंकि कॉपर की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हमने एक शर्त बताई है अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होनी चाहिए, और अधिक मात्रा में कौन मिलेगी, कॉपर, इसीलिए हम कहेंगे किसका है, कॉपर का अयस्क है। लेकिन इसमें देखो सल्फर लगा है, और सल्फर जब कभी लगा होगा तो उसे हम कहेंगे सल्फाइड अयस्क। तो इसी प्रकार देखो इसमें S लगा है यानी सल्फाइड अयस्क। आर्जेंटाइट यानी Ag2S यानी ये है सिल्वर यानी चांदी का। अच्छा यहाँ से एक बात समझो, चांदी मुक्त अवस्था में भी मिलती है और संयुक्त अवस्था में भी मिलती है। यहाँ से आपने क्या सीखा, चांदी मुक्त अवस्था में भी मिल जाती है और संयुक्त अवस्था में भी मिलती है, यानी यौगिक के रूप में भी इसका निष्कर्षण होता है। तो यानी ये देखो अर्जेंटाइट क्या होता है, सल्फाइड अयस्क। इसी प्रकार जिंक ब्लेंड मतलब जिंक सल्फाइड, देखो इसमें भी सल्फर है। सिनेबार, सिनेबार देखो ये पारा यानी Hg यानी मरकरी का है, तो देखो Hg मिल गई यानी सल्फाइड है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। तो इस प्रकार सल्फाइड अयस्क। अब हम चलते हैं क्लोराइड अयस्क की ओर। ये देखो हमने बताया क्लोराइड अयस्क, तो हम कहेंगे हॉर्न सिल्वर यानी AgCl। तो देखो सिल्वर यानी Cl उपस्थित है तो क्लोराइड होगा, Cl अगर उपस्थित हो तो क्या होगा, क्लोराइड अयस्क। इसी प्रकार कार्नेलाइट यानी KCl MgCl2 6H2O, तो इसमें देखो Cl उपस्थित है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्लोराइड अयस्क। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो अयस्क क्या होता है और अयस्क से क्या होता है, अयस्क से ही धातुओं का निष्कर्षण होता है। तो यहाँ से आपने ये समझा कि धातु को निकालने के लिए, धातु का निष्कर्षण करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अयस्क की जरूरत पड़ेगी, और अयस्क से ही धातु प्राप्त करेंगे। और अयस्क की संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। अयस्क कितने प्रकार से होंगे, जब ये समझेंगे तब हम धातु का निष्कर्षण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भर्जन होगा, निस्तापन होगा, प्रगलन होगा, वो सारी प्रोसेस कौन सी होंगी, वो जब आप ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, क्लोराइड अयस्क की वैरायटी को समझेंगे, उसकी कैटेगरी को समझेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे, तभी आप कर सकते हैं। तो हमने संपूर्ण जानकारी दे देगी। अब हम आपको लेकर चलेंगे सीधे धातु के निष्कर्षण की ओर, और धातु का निष्कर्षण हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।